हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि इसकी पिछली वीडियो में हम आपको बता रहे थे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ तक हम आपको आड़ा प्रसव बता रहे थे, लेकिन सिस्टम की वजह से इसका टाइमिंग होता है और वहीं पर बंद हो गया ऑटोमेटिक। तो चलिए उसको हम कंटिन्यू करते हैं, ये हमारा पार्ट 2 होगा। तो हम बात कर रहे थे ब्रीच बर्थ की। ब्रीच बर्थ यानी उल्टे प्रसव की बात कर रहे थे। तो हम नॉर्मली बर्थ देखते हैं कि उसमें जो शिशु का सिर हुआ करता है वह पहले बाहर आता है, लेकिन जो उल्टा प्रसव हुआ करता है उसमें बालक का पैर पहले बाहर आता है, पूरा उल्टा हो जाता है, पैर बाहर आता है और यह स्थिति नाजुक हुआ करती है। कभी कभी खतरा भी होने का डर बना रहता है। इसी को ही ब्रीच बर्थ या उल्टा प्रसव के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब वहीं पर आपसे ट्रांसवर्स बर्थ की बात करें, आड़ा प्रसव की बात करें, तो इसका मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल, यानी कि जो बालक होगा कुछ वह इस स्थिति में होगा। इसका सिर हो गया, यहाँ पर गर्दन, हाथ, पुनः पैर, इस स्थिति में बच्चा हुआ करता है। और यहीं पे आपको बता दूं, बच्चा होता है वह जिस झिल्ली में ढका होता है उसको उसको ओमनियोटिक से कहते हैं, और उसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे ओमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि यह आखिर ओमनियोटिक फ्लूइड आता कहाँ से है, तो वह कुछ और नहीं बल्कि बच्चे द्वारा किया गया मूत्र त्याग होता है। बच्चे द्वारा किया गया मूत्र त्याग होता है और वही जो है बच्चे की बहुत सहायता करता है, आघात से सहायता करता है बच्चे की आपका ओमनियोटिक फ्लूइड, और ओमनियोटिक से जिसमें बच्चा ढका होता है। और यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता है, जब इतनी बात कर दिए तो जब बच्चे का जन्म हुआ करता है तो देखते हैं कि उसके शरीर पे एक पतला मटमैला चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। उसको ही वार्निक्स कैसोसा के नाम से जाना जाता है। और बच्चे के शरीर पर उपस्थित छोटे छोटे जो रोए होते हैं उसी को लिंगो के नाम से जाना जाता है। इतनी बात हो गई। तो ये हमारा ट्रांसवर्स ब्रीच जो आड़ा प्रसव हुआ करता है, तो उसमें बच्चे की स्थिति कुछ इस तरह होती है, जिसमें चिकित्सक के द्वारा ऊपर से कुछ जेली के माध्यम से या जो है औजार के माध्यम से उसको सीधा कर लिया जाता है, यानी कि सिर को नीचे और पैर के ऊपर, और वहाँ से प्रसव करा दिया जाता है। और उस स्थिति में आप लोग देखते हैं कि आपकी 2 विधियाँ आती हैं। एक आपका वैक्यूम मेथड आता है, एक आपका आता है फोर्सेप मेथड। फोर्सेप मेथड में एक सरसी की तरह संरचना होती है जिसमें सिर को बजा करके खींचा जाता है, बच्चे को निकाला जाता है। और वहीं पे जब वैक्यूम की बात करते हैं तो सिर के ऊपर लगा करके वैक्यूम जनरेट करके बच्चे को वहाँ पे निकाला जाता है। तो ये 2 विधियाँ हो गई। और यहाँ पे बात हो रही थी हमारी यूट्रस की। तो यूट्रस के बारे में इतनी बात हो गई। इसकी लंबाई चौड़ाई अब हमें भूल गया, वीडियो दूसरा हो गया, अगले बंद हो गया था। तो जान लीजिए, अगर हम यूट्रस की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हुआ करती है। अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 3 से 5 सेंटीमीटर हुआ करती है। अगर हम इसकी गहराई या मोटाई की बात करें तो उसकी गहराई या मोटाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर हुआ करती है। और इसका जो भार हुआ करता है वह लगभग 80 ग्राम हुआ करता है। अब जानिए आपका जो यूट्रस है ये कितना फ्लेक्सिबल है। इतना सा होता है छोटा सा, लेकिन प्रेगनेंसी के समय आप देखते हैं कि उतने बड़े 2.5 से 3 से 4 किलो बच्चे को जो है अपने अंदर ले लेता है और उसका पोषण करता है। इतनी अजीब चीज़ है, प्रकृति की देन है जिन्होंने इसको बनाया, और जिससे हम लोग वर्तमान में इससे हम लोग का जन्म होता है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, तो यूट्रस के बारे में हो गया। अब यूट्रस के बारे में हो गया। अब पुनः हम लोग देखेंगे ग्रीवा, जिसको कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स देखिए, जो आपका यूट्रस हुआ करता है, यूट्रस के निचले हिस्से में जो उसका मुख हुआ करता है, जहाँ से यूट्रस का मुख खुलता है, विशेष करके उसी को सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स की बात आ गई, इसी को ग्रीवा कहते हैं। और देखते हैं कि हम लोग जब ग्रीवा की बात आती है तो यहाँ पे इसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, यहाँ पे कवरिंग होती है जिससे इसका द्वार बंद हो जाता है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है, जब प्रेगनेंसी हुआ करती है, द्वार इसका बंद रहता है। लेकिन किसी केस में यह जो आपका हुआ करता है, यह जो सेक होती है, जो झिल्ली होती है, यह कमज़ोर पड़ जाया करती है। और इसका कमज़ोर पड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हुआ करता है, प्रोजेस्टेरॉन की कमी। जब प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है तो यह सेक कमज़ोर पड़ जाती है और बच्चा जो है जनरली महिला प्रेग्नेंट होती है 1 से 2 महीने बाद उसका जो है बच्चा ख़राब हो जाता है। तो ख़राब होने के से तात्पर्य यही है कि यह सेक हो जाती है कमज़ोर और बच्चा यहाँ से जो है सरक करके यौन मार्ग से बाहर हो जाता है और प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, बच्चा ख़राब हो जाया करता है।
तो इसी प्रसव को आदतन प्रसव के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के प्रसव को आदतन प्रसव के नाम से जाना जाता है, आदतन प्रसव के नाम जाना जाता है। और इसी के सॉल्यूशन के लिए चिकित्सक के द्वारा यहीं पर एक स्पेशल रिंग का प्रावधान किया जाता है। स्पेशल रिंग इसी सर्विक्स पे लगाई जाती है और सर्विक्स पे लगाने से वह जो करती है उसके मुख को बंद करके रखती है, जिससे बच्चा सरक कर बाहर नहीं आ पाता है। और इसी संपूर्ण प्रक्रिया और जिस कारण से हो रहा है क्योंकि आदतन यानी कि बार बार प्रसव का खराब हो जाना, इसी को ही आदतन प्रसव के नाम से जानते हैं। और इसकी व्यवस्था जो होती है यहाँ पे रिंग लगा के की जाती है। वहीं पर जब लोग जनसंख्या नियंत्रण पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं कॉपर टी एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें यहाँ पर कॉपर से बनी धातु की एक कटोरीनुमा संरचना होती है जिसको इसी पे लगा दिया जाता है, जिससे यहाँ से पुरुष द्वारा डोनेट स्पर्म में महिला के गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाता। अगर वहीं पर जब हम जनसंख्या नियंत्रण से यानी कि हेल्थ साइंस से बात करते हैं, वहाँ से आपके कई चीज़ें कई मेथड आया करती है। फीमेल के केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा गर्भ गोलियाँ, फीमेल कंडोम के केस में भी आपका जो फीमेल कंडोम होता है, फीमेल कंडोम भी इसी एरिया को यानी कि सर्विक्स को ही कवर करके रखता है। आपके ने झागदार गोलियाँ पढ़ा होगा, वहाँ पे गर्भ गोलियाँ पढ़ा होगा, कई सारी विधियाँ, लूप मेथड आता है, लूप ये भी कटोरीनुमा संरचना होती है जो कि यहाँ पे लगाई जाती है। इतनी बातें हो गई आपके सर्विक्स से। यहीं पर सर्विक्स की बातें हो गई, आपके कॉपर टी की बातें हो गई और यहाँ पर हमने आदतन प्रसव को देखा। तो मैं भी मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ से कवर करने का प्रयास किया और यहीं पे थोड़ी सी और बात कर लें क्योंकि यहाँ पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया और इसी से समरूप जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो ओवम बन रहा था वह फीमेल के ओवरी बनता है और यही जब स्पर्म की बात आती है तो मेल आता है। स्पर्म मेल बनता है, कहाँ भी बनता है, टेस्टिस बनता है। मेल में कौन सा हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और जब वह आपका टेस्टिस में बना करता है तो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि मेल नसबंदी को किस नाम जानते हैं। तो उसी को यहाँ पे हम लोगों ने जाना, इसको कहेंगे ट्यूबोक्टॉमी, वहाँ पे उसको कहेंगे वेस्कोटॉमी। वेस्को माने वेसल्स, वेसल माने नस, जब नस को बांध दिया जाए। और कौन सी नस बांधी जाएगी उसे कहते हैं वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस आपके मेल के केस में टेस्टिस से जो नस स्पर्म को ले जा करके पेनिस में छोड़ती है उसी को ही वासा डिफरेंस के नाम से जानते हैं और इसी वासा डिफरेंस को बांध दिया जाया करता है। वर्तमान में जो भी नसबंदी हुआ करती है रिवर्सिबल हुआ करती है, यानी कि ये सारे जो आपके जनसंख्या नियंत्रण की विधियां हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों केस जाना और यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन होता है किसको लेकर करके, वासा डिफरेंस को लेकर के। हम नहीं समझ पाते हैं वासा डिफरेंस है क्या और कहाँ निकलती है, कहाँ पे मिलती है, तो इसको हम लोगों ने जाना। चलिए इसी के साथ इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं और यदि आपको यह कन्फ्यूजन समाप्त हो गया हो तो आप तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनों तक शेयर करिए जिससे यह संख्या बढ़ करके इस महीने अभी 2-4 दिन बचे हैं 1000 पार हो जाए। चलिए, और जो भी आपको टॉपिक होम साइंस के आपको ना समझ में आए आप कमेंट में लिखिए, हमारा प्रयास होगा हम आपके सामने उसको सरल से सरल भाषा में तोड़ मरोड़ कर ट्रिक के साथ पेश करें। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।